चलिए, तो बाजार की चाल पर आपने बाजार के दिग्गजों की बातचीत तो सुन ली, लेकिन अब रुक करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार के साथ। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन बाजार तेजी पर बंद होने में कामयाब रहा है। निफ्टी गुरुवार के निचले स्तर से 750 पॉइंट चढ़कर 16,661 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें, पिछले हफ्ते के निचले स्तर से 2,500 पॉइंट ये चढ़ा 55,925 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पर हमने अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी है। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही है, कारोबार के लिहाज से आज का दिन कैसा रहा, सहयोगी प्रियंका उपल आनंद बता रही है। बिल्कुल, देखिए आज मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुई थी और अब बड़ी चैलेंज ये लग रही थी कि 16,600 के पार बाजार अगर जाता है तो क्या सस्टेन करेगा या नहीं। हम बाजार सस्टेन भी करा, इनफैक्ट अपने ओपन से लगभग 100 ऑड पॉइंट्स की तेजी के साथ ही बंद हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी भले ही थोड़े से गेंस ऊपर से इरोड हुए हैं, लेकिन निफ्टी में जो स्ट्रेंथ थी आपको वो क्लियरली 4 बड़े पॉकेट से देखने को मिले आज अक्रॉस द सेक्टर्स। पहले तो बता दें कि बाइंग थी, ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। लेकिन जो 4 बड़े सेक्टर्स थे उसमें आईटी, पीएसयू, बैंक, ऑटो और इंफ्रा, ये स्पेसेस है जिन्होंने लीड किया आज की रैली को। एफएनओ में अगर कुछ काउंटर्स की बात करें हम, यहाँ क्लियरली आपको एफएनओ के वो काउंटर्स जहाँ रिजल्ट बेस इंपैक्ट था या न्यूज़ बेस इंपैक्ट था, उन स्टॉक्स में बड़ी 10% तक की मूव देखने को मिली। एफएनओ के जो बड़े टॉप गेनर्स है उसमें जुबिलेंट फूड वहाँ बड़ा ट्रिगर रहा। मैनेजमेंट चेंज, नए सीईओ का नाम अनाउंस हुआ और हमने देखा 10% तक का मूव देखने हुआ। डिक्सन के भी रिजल्ट्स आए, 10% का मूव करीब करीब वहाँ देखने को मिला। सीयूबी के रिजल्ट्स आए थे ओवर द वीकेंड, वहाँ पर आपने एक बड़ी मूव आज के दिन देखी। और साथ ही दूसरे स्टॉक से आईआरसीटीसी जिनमें रिजल्ट्स का ही ट्रिगर है, वहाँ पर भी आप रिजल्ट से पहले एक अच्छी मूव देख रहे हैं। पिरामिल एंटरप्राइज हमने देखा था, रिजल्ट का इम्पैक्ट लास्ट वीक आया था और उसके बाद बाजार उस पर स्टॉक पे अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था, वो आज ईज आउट होता हुआ देखा। वहाँ एक टेक्निकल बाउंस बैक जरूर देखने को मिला। पूरा लार्ज कैप आईटी ने आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया और अब एक्सपेक्टेशन है कि शायद मिड कैप आईटी भी इसे कैचअप करेगा। सो क्लियरली एक बॉइंसी थी, ब्रॉड बेस्ड रैली थी, ग्लोबल क्यूज फेवरेबल थे, जिसके चलते हमने देखा 16,600 के ऊपर हम बंद होते हैं। और अब नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस या फिर जो आय कर रहा है बाजार, वो 16,800 है और 17,000 तक की भी बात हो रही है। चलिए, तो ये था आज का पूरा मार्केट राउंड अप, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इक्वानिमिटी वेंचर्स के राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार में अभी गिरावट का दौर खत्म नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ऑटो सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके हैं। अभी थोड़ा मार्केट ऊपर आ रहा है और फ्रॉम द बॉटम 10-15% डिफरेंट मार्केट्स ऊपर आ चुके हैं। क्या इसका ये मतलब है कि बेयर मार्केट खत्म हो गया है और अभी मार्केट्स अच्छे होंगे? तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मानना है कि जो बेयर मार्केट है या बैड टाइम जो है या करेक्शन जिसको बोलते हैं, वो करेक्शन कम्प्लीटली बिहाइंड नहीं है अब तक। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, कि जो मार्केट्स हैं ग्लोबली, आप किसी भी मार्केट्स को देखिए, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, एनी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, आई थिंक सारे मार्केट के ड्राइवर जो हैं, वो ड्राइवर एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल्स के हाथों से निकलकर मनी सप्लाई के इन्फ्लुएंस के अंदर ज्यादा है। तो जैसे कि हमने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑनवर्ड्स 2007-2008 में जो हुआ था, तब से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स हैं, उन्होंने करेंसी प्रिंट करके जो इमीडिएट पेन थी उसको निकाल दिया था, उसको दूर कर दिया था। लेकिन वो पेन का जो रूट कॉज है वो अब तक करेक्ट नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और अभी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं पिछले 20-25 साल से जो एक लो ट्रैजेक्टरी पे चल रहे थे, उनकी ट्रैजेक्टरी थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो इसका ये इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और ये जो सारे इश्यूज जो हम लोग बात करते हैं, इन सबका मार्केट इंडेक्स लेवल्स, स्टॉक लेवल्स के ऊपर बहुत ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। और इसलिए जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये करेक्शन का पीरियड जो है ये खत्म नहीं हुआ है। और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे सब इन्वेस्टर्स जो हैं, हम लोगों को फिर भी सतर्क रहकर जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उन पर फोकस करना ज़्यादा एडवाइजेबल होगा। दूसरी ओर एचडीएफसी सिक्योरिटी के दीपक जसानी ने कहा है कि बाजार में आने वाले दिनों में कुछ और करेक्शन आ सकते हैं। बाजार की आगे की दशा और दिशा यूएस फेड के ब्याज दरों पर उनके फैसले पर निर्भर रहेगी। मार्केट्स जिस तरह से गिरा है ग्लोबली और इंडिया में, उस तरह से एक बाउंस तो एनीवे ड्यू था ही मार्केट्स में। तो ये बाउंस हम अब देख रहे हैं फ्रॉम 18-19 ऑफ मई ऑनवर्ड्स। आई थिंक सारे ग्लोबल, इंडिया में शायद थोड़ा लेट आया है, बट वहां पे थोड़ा सा पहले शुरू हुआ है बाउंस। नाउ ये बाउंस, ये बेयर मार्केट रैली है
या लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन? ये एक बहुत मल्टी मिलियन क्वेश्चन है जिसका अभी इमीडिएटली कोई आंसर नहीं है। नाउ यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स पे क्या नजरिया लेगा आगे जाके, उस पे बहुत सारा स्पेकुलेशन चालू है। अगर यूएस फेड हॉकिश बना रहता है और लंबे समय तक रेट हाइक करते रहता है तो उसके कारण ग्रोथ पे असर हो सकता है, इंडाइसिस पे असर हो सकता है। तो वो देखते हुए यूएस फेड अपना नजरिया बदलेगा, कितना जल्दी बदलेगा। नाउ यहाँ से 2 रेट हाइक्स तो शायद गिवन है, उसके आगे फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स यूएस फेड हॉल्ट पे चला जाएगा या रेट हाइक करते रहेगा। देश के दिग्गज तेल कंपनी ओएनजीसी के चौथे तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बेहतर रहा है। नतीजे आने के बाद कंपनी की सीएमडी अलका मित्तल ने ET Now स्वदेश की संवाददाता खुशबू तिवारी से खास बातचीत की है। हम जानना चाहेंगे कि आप ऑयल प्राइसेस को आगे कैसे देखती हैं और इंडस्ट्री को लेकर ओवरऑल आउटलुक कैसा है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, आपने जो बधाई दी है उस बधाई के पात्र ना सिर्फ ओएनजीसी है, पूरा हमारा भारतवर्ष है, क्योंकि जब ओएनजीसी कुछ अच्छा कर पाता है तो सारे देश को उसका लाभ मिलता है। और जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस जो खनिज तेल का हमारा प्राइस है, वो जहाँ कोविड के समय में बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे था, अब थोड़ा सा पिकअप किया है। वो ना सिर्फ इस कारण कि सप्लाई साइड देयर वाज अ गैप, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और डिफरेंट कंपनीज उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे थे जो कि चाहिए था, बल्कि इस कारण भी हुआ कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, वो जो यूक्रेन रशिया का सिनेरियो है उसके कारण हुआ। बट अब हम जो देख रहे हैं, आगे चलते चलते ये प्राइस एक स्तर पे आके स्टेबलाइज होता है। हम लोगों को थोड़ा सा इसमें जमीन के समीप रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो क्रूड ऑयल बिजनेस में, हम तो जमीन के नीचे ही जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, मैं ये कहूंगी कि हम लोगों का तेल का जो प्राइस है वो रहेगा करीब 80 से लेके 100 के बीच में लॉन्ग रन में। अब इमीडिएट टर्म में जो कि अब हम बात करें अगर अगले 6 महीने में, ये 100 से लेके 120 के मध्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे और LIC के चौथे तिमाही के नतीजे भी आ गए हैं। कंपनी की आय में बढ़त दर्ज हुई है। आय की बात करें तो लगभग 1.23 लाख करोड़ से बढ़कर 1.44 लाख करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंच गया है और ₹1.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया गया है। तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी हर्ष दे रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के Q4 नंबर्स में जो नेट प्रीमियम इनकम है वो अराउंड 18% से ऊपर गया है, अराउंड 1.2 लाख करोड़ से 1.4 लाख करोड़ पे आया है Q4 FY22 पे। पर हम जब फुल ईयर का नंबर देखें तो ओनली 5% ग्रोथ दिखाया है वो नंबर में और अराउंड 4.3 लाख करोड़ का नेट प्रीमियम इनकम आया है। कमीशंस तो नीचे गया है, तो कमीशंस का जो एक्सपेंस है वो अराउंड 7,800 करोड़ आया है, जो कि पहले 7,500 करोड़ था। तो डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ हुआ है कमीशन एक्सपेंस में। और जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है वो काफ़ी एलिवेटेड रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अराउंड 19,500 करोड़ के आसपास आए हैं, जो कि 16,700 करोड़ था। और जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेशियो है वो फुल ईयर के लिए थोड़ा बड़ा है, फ्रॉम 14.2% वो 14.5% पे आया है। इन टर्म्स ऑफ पैट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा प्रभाव आया है। 2,900 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी था, पैट नंबर था Q4 FY21 में, अब वो 2,400 करोड़ के जस्ट ऊपर आया है वो पर्टिकुलर नंबर। जब हम रेशियोज को देखें तो कंजर्वेशन रेशियो अराउंड 90.75% पे आया है, जो पहले 94.4% पे हुआ करता था लास्ट ईयर। सॉल्वेंसी रेशियो जो कि लिक्विडिटी मेजर करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, वो 1.85 टाइम्स पे आया है, जो कि पहले 1.76 टाइम्स पे था। जो ग्रोथ है वो लाइफ नॉन पार का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, 12% ईयर ऑन ईयर FY22 एज अ होल में ग्रोथ दिखाया है और उसमें काफ़ी बड़ा चंक Q4 में आया है, 27% ईयर ऑन ईयर
ग्रोथ। परसिस्टेंसी जो कि एक की रेशियो है, परसिस्टेंसी रेशियो 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो अराउंड 69% पे आया है, जो कि पहले 74% पे हुआ करता था लास्ट ईयर। और जो 61st मंथ का परसिस्टेंसी है वो अराउंड 55.5 पे आया है, जो कि पहले 54.5 पे था, तो उसमें इंप्रूवमेंट आया है। लाइफ इंश्योरेंस ने 1 रुपी 50 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि एक 0.2% का डिविडेंड यील्ड है ऑन करंट स्टॉक प्राइस। चलिए LIC के बाद अब बात करते हैं सन फार्मा के चौथी तिमाही के नतीजों की। और कंपनी के आय में इजाफा हुआ है, साथ ही एबिटा में भी बढ़त दर्ज हुई है। और नतीजे कैसे रहे, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला तमाम डिटेल्स दे रही हैं। तो नतीजे देखें तो ये टाइम जो बिक्री हुई है, सेल्स हुए कंपनी, वो मार्जिनली बिलो है ईटी नाउ के एस्टिमेट्स के हिसाब से। और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, जो बॉटम लाइन की बात करते हैं, वहाँ पे भी इम्पैक्ट आया हुआ है कंपनी को। मेनली ये इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ इस टाइम एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है ये टाइम, मेनली ड्यू टू जो प्रोविजनिंग कंपनी ने की है, हायर प्रोविजनिंग टैरो फार्मा की वजह से, जो है 3,935 करोड़ की जो प्रोविजनिंग की है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे। और कंपनी ने ये टाइम रिपोर्ट किया हुआ है लॉस वर्सेस अ प्रॉफिट लास्ट ईयर, तो कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, और लॉस आ रहा है अराउंड 2,277 करोड़ का। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में भी हमने देखा है कि इबिटा इंक्रीज हुआ है 2,340 करोड़ और मार्जिन आया है 24.9% पे। ऑल इन ऑल देखें तो थोड़ा इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं ये टाइम सन फार्मा से, ऐसा कुछ खास नहीं है। मेन इम्पैक्ट आ रहा है जो है कंपनी की एक्सेप्शनल लॉस पे। तो ये हेडलाइन नंबर्स अभी जो पढ़ के समझ में आ रहे हैं प्रेस रिलीज से। चलिए, तो यहाँ पर तमाम कंपनियों के नतीजों पर हमने बात कर ली है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। वैक्सीन लगवाना हो या फिर गैस सिलेंडर लेना हो, आधार इन ज़रूरतों का आधार है। हालांकि आधार के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करने के सरकारी दावे के बावजूद शिकायतें आती हैं। UIDAI के सर्कुलर ने एक बार इस पर बहस छेड़ी थी और इस पर हमने आज की है खास चर्चा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आधार कार्ड ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको हर जगह लगता है। आप होटल में बुकिंग कराने जाएं, आधार कार्ड मांगते हैं। आप फ्लाइट टिकट कराने जाएं, एयरपोर्ट में घुसने से पहले आधार कार्ड लगता है। इस पूरे कोविड के दौरान आपको अस्पताल में एंट्री करनी थी तो आपको आधार कार्ड लगा था, आपको टेस्ट कराना था तो आपको आधार कार्ड लगा था, और आपको वैक्सीन लेनी थी तो आपको आधार कार्ड लगा था। और अक्सर हमें आधार कार्ड की या तो फोटो या फोटोकॉपियाँ देनी पड़ जाती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आता है सरकार से, और ये सरकार का सर्कुलर कहता है कि अपने आधार की फोटोकॉपियाँ किसी को मत दीजिए, बल्कि मास्क्ड आधार दीजिए। नया शब्द था मास्क्ड आधार। मास्क्ड क्या होता है? मास्क्ड आधार वो होता है जिसमें कि आपके केवल आखिरी 4 डिजिट दिखते हैं, बाकी नहीं दिखते हैं, जो आधार की वेबसाइट से निकाला जा सकता है। और इसने सोशल मीडिया पे हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इतने सालों से जो हम आधार की कॉपी ऐसे ही बांट रहे थे उनका क्या होगा, और एकदम से सरकार ने ये फैसला क्यों किया। जब थोड़ी सी हाय तौबा मची सोशल मीडिया पर तो उसके बाद सरकार ने इसको वापस ले लिया। लेकिन ये आया क्यों और वापस क्यों ले लिया गया, और क्या आधार कार्ड का मिसयूज हो सकता है या हो रहा है, इन सब पर करेंगे चर्चा। पर देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। आधार कार्ड में हमारी संवेदनशील जानकारियां कितनी सुरक्षित हैं, ये सवाल एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह है UIDAI की ओर से शुक्रवार को जारी की गई वो प्रेस रिलीज जिसमें लोगों से अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करने को मना किया गया था। तर्क ये था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके बदले कार्ड धारकों से मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। एक मास्क्ड आधार कार्ड पर 12 अंकों के नंबर की जगह केवल आखिरी के 4 अंक ही दिखते हैं। प्रेस रिलीज में कार्ड धारकों को सलाह दी गई थी कि केवल UIDAI से लाइसेंस प्राप्त निजी संस्थान को अपने आधार कार्ड की कॉपी दें। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई निजी संस्थान या व्यक्ति बिना लाइसेंस किसी व्यक्ति की आधार कार्ड की कॉपी रखता है तो ये आधार कार्ड एक्ट 2016 का उल्लंघन है। UIDAI की ओर से कहा गया था कि किसी भी प्राइवेट होटल संचालक और किसी भी निजी संस्थान को आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने की इजाजत नहीं है।
लेकिन इस आदेश के बाद से जो बवाल और कंफ्यूजन फैला, उसके बाद UIDAI को अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा। सरकार की ओर से सफाई दी गई कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और UIDAI की ओर से जारी रिलीज को वापस ले लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया कि शुक्रवार 27 मई 2022 को UIDAI के बेंगलुरु कार्यालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। ये एडवाइजरी फोटोशॉप्ड आधार कार्ड के बारे में थी। इसका गलत अर्थ न निकाला जाए, इसलिए इसे वापस ले लिया गया है। सरकार ने कहा कि आधार कार्ड धारक सामान्य विवेक के आधार पर सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। आधार कार्ड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम में वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जो किसी भी यूजर के डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि बेंगलुरु UIDAI कार्यालय को ऐसा आदेश आखिर जारी क्यों करना पड़ा। दरअसल सूत्रों से ये पता चला है कि बेंगलुरु कार्यालय को आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल की काफी शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें ये कहा गया था कि कार्ड धारकों के आधार नंबर और आधार कार्ड के एड्रेस को फोटोशॉप करके उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को इससे आगाह करने के लिए बेंगलुरु कार्यालय ने बिना इसके असर को जाने समझे ये आदेश जारी कर दिया था कि अब कोई भी इसकी फोटोकॉपी शेयर नहीं कर सकता। इस आदेश के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर UIDAI की काफी खिंचाई हुई, जिसके बाद सरकार ने उस सर्कुलर को तुरंत वापस ले लिया। आदेश आया और वापस ले लिया गया। इस बीच जो हंगामा शुरू हुआ अब तक जारी है। सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या वाकई आधार सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि अगर बेंगलुरु की उन शिकायतों को सच मान लें तो आधार का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जो आधार कार्ड धारकों को बड़ी मुश्किल में डालने के लिए काफी है। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे, इसको और समझेंगे। कई सारे सवाल हैं, मुझे मालूम है आपके दिमाग में भी है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो सवाल मेरे मन में वही आपके मन में हो और मैं उनके कुछ जवाब ढूंढ के लाऊं अगले 20 मिनट में। विराग गुप्ता जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, श्रीनिवास कोहली जो कि रिसर्चर हैं फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के। सबसे पहले विराग आपके पास आना चाहूँगा, ये हुआ क्या? क्योंकि सरकार का कहना है तो नॉर्मल प्रेस रिलीज थी, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ तो हमने इसको वापस ले लिया। पर ये नॉर्मल तो मुझे लगी नहीं प्रेस रिलीज, क्योंकि या तो ऐसा है कि ये बात पहले से पता थी लेकिन प्रैक्टिस में तो कहीं नहीं आई। तो ये हुआ क्या है 27 तारीख को कि सोशल मीडिया में बैकलैश आता है, आप वापस ले लेते हैं, आप कहते हैं नहीं सब चंगा सी, और उसके बाद फिर ये पूरी कहानी हट जाती है, लेकिन कई सारे सवाल छोड़ के जाती है। देखिए, आधार की जो पूरी व्यवस्था है शुरू से ही संदेह और दुविधा के घेरे में है, और इसकी शुरुआत हो जाती है प्रशासनिक स्तर पर। जब बहुत सारे लोगों का आधार बन जाता है, उसके बाद फिर इसके लिए कानून आता है, और कानून भी पिछले दरवाजे से आता है, मनी बिल के नाम पर आता है। तो हो सकता है कि आधार एक अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन कानूनी तौर पर ये उतनी पुख्ता नहीं है जितनी पुख्ता होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे कई जगहों पर अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, इसके बावजूद पिछले दरवाजे से अनिवार्य है। अब समस्या के दो बड़े बिंदु हैं। पहला कि अगर हम आधार कानून को पढ़ें तो हर जगह पर आधार नंबर की बात होती है, आधार कार्ड की बात नहीं होती है। दुर्भाग्य से पूरे देश में कहीं भी जाएं, वो चाहे बैंक में हो, चाहे होटल में हो, या कोई भी रजिस्ट्री में हो, तो वो आधार कार्ड मांगते हैं, और कई बार आधार कार्ड ओरिजिनल मांगते हैं। तो प्रश्न इस बात का है कि जब आधार नंबर की वैधता है तो आधार कार्ड मांगा ही क्यों जाता है। दूसरा सवाल यह है कि प्रेस रिलीज से कंफ्यूजन हो गया, अलग बात है, लेकिन उस प्रेस रिलीज में एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो अनलाइसेंस्ड लोग हैं उनको आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी है। तो ये लाइसेंसी और अनलाइसेंसी के विवरण कहां पर उपलब्ध हैं, कैसे पता चलेगा कि ये अनलाइसेंसी या लाइसेंसी है? क्या वो प्रेस रिलीज का हिस्सा सही था या गलत था? तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के इस दौर में वो प्रेस रिलीज वापस होने के बावजूद उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है, और इस संदेह को खत्म करने की बजाय अगर हम यूजर्स पे, उसमें से बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं और उनमें से अधिकांश लोग सार्वजनिक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार को तथ्यों और तर्कों के साथ स्पष्टीकरण देना चाहिए, न कि चीजों को ढकने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीनिवास, आपके पास आना चाहूंगा मैं। सरकार ने कहा कि अब एक काम कीजिए, जो लाइसेंस है उन्हीं को दीजिए, अनलाइसेंस को मत दीजिए। पहला सवाल ये है कि मेरी आधार कार्ड की कॉपी का क्या मिसयूज हो रहा है
या हो सकता है? अगर हो सकता है तो कहाँ कहाँ हो सकता है? पहला, आधार कार्ड का मिसयूज जो है आइडेंटिटी फ्रॉड रिलेटेड चीजों में हो सकता है कि आपका आधार कार्ड लेकर कोई और लोन ले सकता है, राइट? अभी आप आधार कार्ड किसी को दे रहे हैं तो उसको आपका ऑथराइजेशन माना जाता है। तो अगर आप आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, तो आपके आधार कार्ड से कोई और बैंक अकाउंट खोल लेगा, उसमें लोन लेगा, तब उसका पूरा लोन का जो भी फ्रॉड हो रहा है वो आपके ऊपर आता है, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है। और अब जब आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स का फ्रॉड हो रहा है, जहाँ पे आप कहीं आपके बायोमेट्रिक्स दे रहे हैं रेशन लेने के लिए, तो वहां के लोग रेशन देने की जगह आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। और ये चीजें रिपोर्टेड है ऑन द ग्राउंड में, हरियाणा में हुआ है। हरियाणा के लैंड रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से आपके फिंगरप्रिंट्स उठा के आपके आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी किया गया है। तो बिकॉज आधार आप हर जगह यूज कर रहे हो और आधार कार्ड है तो उसका मतलब सिग्नेचर है, उसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं इसे, उसकी वजह से बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से आप आधार को सब्सिडी और पैन कार्ड के लिंक करने के अलावा और कहीं लिंक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बैंक में और होटल में और कहीं और जगह फोर्स किया जा रहा है। तो ये अगर आप फोर्स करोगे सिक्योरिटी इश्यूज बिना फिक्स करने के बाद, ये फ्रॉड जो है वो कंटिन्यू होता ही जा रहा है और UIDAI या RBI उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। रिसेंटली तेलंगाना पुलिस ने एक एडवाइजरी दिया है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा निकल गया आधार पेमेंट्स के वजह से, तो आपका बायोमेट्रिक्स लॉक कर दीजिए, ये हो रहा है बल्कि ये एक्नॉलेजमेंट है गवर्नमेंट एजेंट्स की तरफ से कि आधार की वजह से फ्रॉड हो रहा है। एक तो बात हुई कि किसी ने आपसे आधार कार्ड मांगा, तो आपके पास अब एक ऑप्शन है, UIDAI की वेबसाइट है, आप उससे मास्क्ड आधार कार्ड निकाल सकते हैं। क्या आपने मास्क्ड आधार कार्ड दिया? क्या अगर कोई मुझसे आधार कार्ड मांगता है जो कि मैं जैसे आपने कहा सब्सिडी के लिए नहीं है या किसी भी तरह की सरकारी स्कीम के लिए नहीं है, तो मैं उसको साफ साफ मना कर सकता हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप मुझसे आधार कार्ड नहीं मांग सकते? जी, आप बेशक रिजेक्ट कर सकते हैं। आधार की जगह कोई और ID कार्ड दिखा सकते हैं, वोटर कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस या कुछ और। आप पिछले प्रश्न में ये पूछ रहे थे ना, मेरे पास उतनी ID कार्ड नहीं है, मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है, तो तब आपको आधार कार्ड ही दिखाना पड़ रहा है, तो वहां नंबर की जगह मास्क आधार कार्ड आप ले सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी फ्रॉड की होने की चीजें कम हो जाएंगी। अभी मेरा बैंक है, मेरा बैंक KYC के लिए मुझे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पूछ रही है, मैं मेरा पासपोर्ट दे रहा हूँ, आधार कार्ड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स की जगह फ्रॉड हो रहा है और मेरे फिंगरप्रिंट जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं कोई ग्लास छूता हूँ तो कोई उसे उठा सकता है, कोई और लैंड रजिस्ट्री में देता हूँ, ड्राइवर लाइसेंसिंग के डेटाबेस में मेरा फिंगरप्रिंट्स है, तो मेरे फिंगरप्रिंट्स जो है सिर्फ UIDAI के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास हैं। तो इसलिए आपको अगर आधार के रिलेटेड फ्रॉड से थोड़ा बचना है तो आधार को थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट के इंटरैक्शन पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देना है सब्सिडी के लिए, वहां दीजिए, कहीं और उसको देने के रिजेक्ट किए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुझे सिर्फ आधार कार्ड को सब्सिडी के लिए देना है और कई जगह दूसरी ID यूज करिए, पासपोर्ट, वोटर ID। मैं तो हर जगह वोटर ID यूज करता हूँ क्योंकि वो मेरा करंट एड्रेस पे रहता है और मैं हर बार उसको अपडेट भी करता हूँ, उसमें फोटो रहता है। चलिए विराग, आखिरी सवाल आपसे कि क्या अब सरकार को ये कहने के बजाय कि चलिए तो सामान्य प्रेस रिलीज से वापस ले ली, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन के साथ बाहर आना चाहिए कि लोगों के अंदर जो एक पूरी जो एक बातचीत छिड़ी है उसमें थोड़ी सी एक नमी आए? देखिए, छोटी छोटी बातों में मंत्री अफसर ट्वीट करते हैं, इस विषय पे पूरे देश में इतनी चिंता है। निश्चित तौर पे सरकार को UIDAI को केंद्रीय स्तर पर डिटेल क्लैरिफिकेशन के साथ आना चाहिए, नंबर 1। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रिंट, डिजिटल और सारे माध्यम से करना चाहिए।
पर एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने बोला कि आधार का इस्तेमाल बड़ी उसके साथ करना चाहिए, सावधानी के साथ करना चाहिए, न्यूनतम करना चाहिए। ये बड़ी कहने में बात आसान है, व्यवहारिक तौर पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधार के बगैर आपकी चीजें होती नहीं हैं। इसको इस तरह से समझें कि बाहर प्रदूषण है और डॉक्टर बोले कि प्रदूषण में आप सांस नहीं लीजिए, तो सांस नहीं लेने पे आदमी मर जाएगा, लेकिन आपको सांस लेना जरूरी है, क्योंकि सांस नहीं लेने पे मर जाएंगे। इसी तरीके से आधार जरूरी हो गया हर जगह पे, जबकि जरूरी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप आधार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा, वो जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें होंगी नहीं। और लोग कहाँ पे शिकायत करें, कहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। और इसके लिए जरूरी है कि लोगों के जो FAQ होता है, सरकार FAQ लाए, लोगों के अधिकारों के बारे में बताए, और अगर गलत कोई आधार मांग रहा है तो उसमें कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार एक मिसाल पेश करे कि गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे सरकार, आधार, UIDAI और कानून के शासन सभी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। चिलचिलाती धूप और जबरदस्त गर्मी के बीच मानसून राहत की खबर लेकर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून रविवार को केरल में दस्तक दे चुका है। इस बार मानसून केरल में 3 दिन पहले 29 मई को ही पहुंच चुका है। आमतौर पर केरल में 1 जून तक मानसून की एंट्री होती है। मौसम विभाग ने केरल में 1 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। केरल के कई इलाकों में शनिवार से ही बारिश हो रही है। IMD के मुताबिक केरल से मानसून को कर्नाटक और पूर्वोत्तर के इलाकों में आगे बढ़ने में अभी 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। मानसून की रफ्तार पर हमने IMD के DG M महापात्रा से बात की। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है, इसके हिसाब से अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के दक्षिण हिस्सा और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में मानसून अग्रसर होगा। तो इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्व हिस्सा, इसमें भी मानसून अगले 2-3 दिन में आने का उम्मीद किया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी मैप के मुताबिक मानसून 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों के साथ साथ राजस्थान तक पहुंच जाएगा। 30 मई को तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मानसून के 10 जून तक महाराष्ट्र और 20 जून तक गुजरात पहुंचने का पहला अनुमान लगाया गया है। मानसून के दिल्ली पहुंचने में अभी थोड़ी देरी है, लेकिन यहां आज हुई प्री मानसून बरसात से दिल्ली NCR का मौसम बदल गया है। दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिली। दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज आंधी और बारिश के अनुसार यहाँ पर उड़ानें इन पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए। दिल्ली में आई आंधी और बारिश ने भले एक तरफ लोगों को राहत की सांस दी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई सारी गाड़ियां डैमेज हो गई हैं, कई सारे पेड़ जो है उखड़ गए हैं, जिसके कारण कई सारी गाड़ियों को क्षति हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये दिल्ली का पार्लियामेंट स्ट्रीट क्षेत्र है, जो कि पार्लियामेंट से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। और यहाँ पर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन मृत्युंजय आपको दिखा रहे हैं कि
कैसे पूरा का पूरा ऑटो जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो समाप्त हो गया है। और एक तस्वीर तो ये है, और यहीं से हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। ये बिल्डिंग है LIC की, और इस बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था और AC वगैरह सब उखड़ करके नीचे आ गया, जिसके कारण 2 गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। उसके ऊपर पूरा मलबा आपको दिखाई देगा। मेरे कैमरा पर्सन अगर जूम करके दिखाएं तो किस तरीके से गाड़ियां जो पार्क थी उनके ऊपर पूरा मलबा AC का और जो बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो गिर गया है। मेरे साथ ये ऑटो ड्राइवर है, पहले इनसे बात करते हैं। भाई साहब, अच्छी बात तो ये रही थी कि आपको इंजरी नहीं हुई है, और आपके साथ कोई बैठा तो नहीं था उस गाड़ी में, या कोई बैठा? 2 बैठे थे, एक ये वाला गाड़ी वाला बैठा था, एक और ऐसे बारिश से बचने के आगे बैठ गए थे। XUV 300 और पूरी तरह से लगभग कहा जाए तो समाप्त हो गई है, और ये स्थिति है। और इसके साथ ही एक गाड़ी यहाँ पर है, स्विफ्ट जो है, ये आप देखिए, इसके ऊपर पूरी पेड़ का जो तना था, यानी पेड़ का जो डाल था वो गिरा है, और उसने अपने साथ कम लगभग 5 से 6 गाड़ियों को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। ये एक क्षेत्र की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन दिल्ली के कई सारी सड़कों पर, दिल्ली और अगर कहें तो NCR के कई सारे सड़कों पर इसी तरह के नजारे हैं। और मुश्किल से 15 से 20 की बारिश और आंधी आई थी और उसने ये हाल कर दिया। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई हवाला मामले में हुई है। मामला 4 करोड़ 81 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है। आरोप है कि साल 2014-15 में जब सत्येंद्र जैन मंत्री पद पर थे, तब उनके और उनके सहयोगियों के पास कलकत्ता की शेल कंपनियों से पैसे आए, और इस मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था। और टाटा मोटर्स ने फोर्ड इंडिया के साथ गुजरात में सानंद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए MOU किया है। इस पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा दे रही हैं। तो टाटा मोटर्स फोर्ड का गुजरात प्लांट एक्वायर कर रहा है। फाइनली इस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है, और आज कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि टाटा मोटर्स फोर्ड का प्लांट एक्वायर करेगा, और उसके लिए उन्होंने एक MOU साइन किया है गुजरात सरकार के साथ। टाटा मोटर्स, ये जो खबर है वो काफ़ी समय से चलती हुई नज़र आ रही थी, और ये एक विन विन सिचुएशन टाटा मोटर्स के लिए बताई जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और EV में काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। वहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ाने की भी उनकी पूरी कोशिश है, और इस एक्विजिशन के बाद जो है ये रफ्तार जो है और तेज़ी से हमें चलती हुई नज़र आ सकती है। टाटा मोटर्स ने जो फिलहाल प्लान साफ किए हैं वहाँ पे ये पूरी यूनिट को एक्वायर करेंगे, पर फोर्ड का जो पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पे वो अपना कामकाज चलाते रहेंगे। उसके लिए जो लैंड और बिल्डिंग है वो जो है वो टाटा मोटर्स से लीज पे उठाएंगे, और इसके अलावा टाटा मोटर्स इस पूरे प्लांट में साल दर साल करीब 3 लाख गाड़ियाँ उत्पादन करने का लक्ष्य रख रहा है, जिसको आगे चल के वो 4 लाख व्हीकल्स तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो वहाँ पे कुछ निवेश करने की भी योजना कर रहे हैं, पर इसको कुछ महीने ज़रूर लगेंगे। फिलहाल के लिए अगर इसको देखा जाए तो EV में और साथ ही ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल स्पेस में वो अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा सकते हैं। जो डिमांड का क्रंच चल रहा है उसको पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपनी का जो आगे चल के ट्रांजिशन है EV की तरफ वो काफ़ी स्मूथ होता हुआ नजर आएगा। और ये जो पर्टिकुलर प्लांट है वो टाटा मोटर्स के एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के ठीक बाजू में है, तो उसके चलते भी काफ़ी बेनिफिट्स कंपनी को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार जल्द ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी PLI स्कीम के दायरे में ला सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की तैयारी हो रही है। एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल्स सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी कि PLI स्कीम की योजना पर काम कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय इस PLI स्कीम का मसौदा जो है वो तैयार कर रहा है, जिसके पीछे की योजना ये है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जिस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो, इंपोर्ट में बड़ी कटौती की जाए, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है कंपनियों को आर्थिक सपोर्ट देगी। सूत्र बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस स्कीम के मसौदा पर काम जो है वो शुरू कर दिया है, इसकी ड्राफ्टिंग शुरू कर दी गई है, और करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जो है इस स्कीम के अंदर कंपनियों को दी जा सकती है। मतलब इस स्कीम की जो साइज है वो 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 दौर की बैठकें अभी तक इंडस्ट्री के साथ की है, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि इस स्कीम का साइज क्या हो, स्ट्रक्चर क्या हो और साथ ही साथ कौन कौन से वो इक्विपमेंट्स होंगे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इस स्कीम के दायरे में की जाएगी, उसकी एक लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कंप्रेसर, डिस्पेंसर, मीटर्स, ट्रैकर, गैस डिटेक्टर जैसे जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इस पीएलआई स्कीम के पीछे का मकसद ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर इंपोर्ट में बड़े पैमाने पर कटौती की जाए और अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, तो जो कॉस्ट है सीजीडी कंपनीज का, उसको भी कम करने में मदद मिल सकती है और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार सीजीडी एक्सपेंशन पर काफी अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है। अगले 1 साल के दौरान करीब 700 शहरों तक इसके विस्तार की योजना है। ऐसे में इन इक्विपमेंट्स की डिमांड जो है आने वाले दिनों में काफी बढ़ने वाली है। सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजों में इस बार लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है। टॉप 10 रैंक होल्डर्स में 4 लड़कियां यहां पर रही हैं। आज लोक संघ सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए नतीजों में श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली श्रुति ने दिल्ली से हिस्ट्री की पढ़ाई की है, जबकि दूसरे रैंक पर अंकिता अग्रवाल ने बाजी मारी है। वहीं गामिनी सिंगला तीसरे रैंक पर हैं। इस बार 685 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि 80 के रिजल्ट प्रोफेशनल पर हैं। चलिए इसी के साथ स्वदेश में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत है। नमस्कार।